फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अंधेरी जगह पर कैद थी। वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। कुछ देर में यहाँ पर किसी चीज के रेंगने की आवाज आती है और कोई ना दिखने वाली चीज उस लड़की को खींच कर यहाँ से ले जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तो तब उनकी मुलाकात होती है मॉस्को से आई एक लड़की से जो यहाँ अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था। वो बताता है कि मेरा भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट है और पास ही के एक इलाके में पुराने टेम्पल की तलाश में आया था अपनी एक आर्कियोलॉजिस्ट साथी के साथ। लेकिन उस दिन के बाद से उन दोनों का ही कुछ अता पता नहीं है। वो इनकी ग्रुप को भी कहता है कि अगर आप लोग मेरे साथ वहाँ चलना चाहें तो जाया जा सकता है, लेकिन इस टाइम ये ग्रुप इनकार कर देता है। लेकिन सुबह होते ही इन सब का इरादा बदल जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं खुद भी उस टेम्पल को देखने का, जिसके बारे में आज तक इन्होंने सुना भी नहीं था। ये लोग अब उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो टेम्पल था। इन्होंने एक लोकल गाइड भी हायर किया था जो इस इलाके में उन्हें छोड़ देता है और इन बेचारों को फिर ये पूरा सफर खुद ही से तय करना पड़ता है। और वो लोग एक टैक्सी हायर करते हैं उस टेम्पल तक जाने के लिए। यह जीप बात थी, ये जीप वाले भी उन्हें जंगलों के बाहर छोड़ गए थे, ले कहते हुए कि आगे का सफर आप लोगों को पैदल तय करना होगा। जंगल के अंदर ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं और रास्ते में इन्हें काफी पुरानी चीजें भी मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काफी पुराने लोग रहा करते थे। यहीं पर उन्हें एक जीप भी नजर आती है जो जरूर उसी आर्कियोलॉजिस्ट की थी जिसका भाई उसे ढूंढ रहा था। इन्हीं चीजों की और खूबसूरती की पिक्चर्स लेते लेते ये लोग आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, एक अजीब काम इनके साथ ये हो रहा था कि यहाँ के लोकल लोग इन्हें काफी अजीब नजरों से देख रहे थे और इनसे बात तक नहीं कर रहे थे, जैसे वो लोग इनके यहाँ आने से खुश ना हो। फाइनली ये लोग उस टेम्पल के सामने पहुंच भी जाते हैं जिसे ये लोग देखने के लिए आए थे। ये टेम्पल बहुत ज्यादा बड़ा था और इसके ऊपर बहुत सी सीढ़ियां बनी हुई थी और पूरा टेम्पल वाइन से यानी पौधों की बेलों से भरा था। अब ये लोग इस टेम्पल के सामने पिक्चर्स लेने लग जाते और उसी टाइम पर कुछ लोकल लोग यहाँ पर घोड़ों पर सवार हुए आ जाते हैं। उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इन लोगों के यहाँ आने पर। वो इन्हें इशारों से यहाँ से जाने को कह रहे थे, जो कि आपस में ये दोनों पार्टी से एक दूसरे के लैंग्वेजेस नहीं समझ पा रही थी। इन लोगों को लगता है कि विलेजर्स इस टेम्पल की पिक्चर्स लेने की वजह से गुस्सा हो रहे हैं। शायद वो इस टेम्पल में पूजा वगैरह करती है और उन्हें ये सब टेम्पल की इंसल्ट लग रही है। ये लोग इसीलिए वो कैमरा वापस लेने की भी कोशिश करते हैं और जैसे ही लड़का कैमरा देने के लिए उनके करीब जाता है तो विलेजर्स में से एक आदमी उसके ऊपर तीर से हमला करके उसे मार देता है। अब इनके ग्रुप के सभी लोग पैनिक हो चुके थे और पैनिक होकर ये लोग इस टेम्पल के ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। जैसे ही ये लोग ऊपर चढ़े तो नीचे से लोगों ने उन्हें वार्न करना शुरू कर दिया कि आज के बाद नीचे मत आना। ये लोग देखते हैं कि टेम्पल के ऊपर 2 कैंप लगे हुए थे जो उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट के थे, पर अब इन दोनों कैंप्स में कोई भी नहीं था। ये लोग देखते हैं टेम्पल के ठीक ऊपर एक बहुत ही गहरा गड्ढा भी है। खैर ये लोग अभी यही सोच रहे थे कि वो दोनों आर्कियोलॉजिस्ट होंगे कहाँ की, तभी उन्हें गड्ढे में से किसी के फोन की आवाज आती है। मिथाई यानी बोलर का, जिसका भाई आर्कियोलॉजिस्ट था, उसको लगता है कि उसका भाई इसी गड्ढे में है, इसलिए वो गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करता है। ये लोग मिथाई को एक लस्सी के साथ बांध देते हैं और उसके संगे जैसे जैसे मिथाई को आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतारने की कोशिश कर ही रहे थे तो तभी रस्सी टूट गई और मिथाई बिल्कुल नीचे गड्ढे में जाकर गिरा और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मिथाई की टांगे और कमर टूट गई। ऊपर इन लोगों को मिथाई की सिर्फ दर्द भरी चीखें ही सुनाई गई। पता नहीं किस हाल में था, ये जानने के लिए ये लोग एक नई रस्सी बांधते हैं पुरी के साथ और स्टेसी को नीचे भेजते हैं। नीचे जाते हुए उसके हाथ में लाइट भी थी, जिससे वो देखती है कि इस कुएं की सारी दीवारें अच्छी तरह उन्हें वाइन्स ने कवर की हुई है, जिन वाइन्स के निबेनों को ये लोग बाहर भी देख चुके हैं। इन्होंने जितनी बड़ी रस्सी लगाई थी उसने स्टेसी को काफी नीचे तक तो पहुंचा ही दिया था, पर फिर भी ये कुआं काफी गहरा था और उसे नीचे मैथ्यू तक आने के लिए जंप लगानी पड़ी, जिसकी वजह से उसके अपने भी कुत्ते में बहुत बुरी तरह से चोट आई। यहाँ मिथाइयों ने उसे बताया कि वो हिल भी नहीं पा रहा, जिसका मतलब है कि उसकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। ये बात वो ऊपर भी बता देते हैं। फिलहाल इनके लिए इम्पोर्टेंट था मैथ्यू को ऊपर लेकर आना। ये लोग एक स्ट्रेचर बना कर नीचे फेंकने का फैसला करते हैं, जबकि एमी जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी वो इन सबको कहती है कि ऐसा मत करो, किसी की कमर में चोट हो और उसे इस तरह से मूव किया जाए तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी
भागते हुए वो इस टेम्पल से नीचे उतरती है और यहाँ के विलेजर्स से मदद मांगते हैं, लेकिन वो लोग गुस्से में उसी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। एमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी, तो यहाँ उसका साथी उसे संभालने लग जाता है, यहाँ तक के रोते रोते एमी नीचे उन वाइन्स पर गिर जाती है और ये देखते हुए सभी विलेजर्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। एमी को गुस्सा आ रहा था, तो उसने यही वाइन्स तोड़कर सामने बच्चे पर फेंक दी और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। गाँव के लोगों ने उस बच्चे को ही शूट करके मार दिया जिसके ऊपर वो वाइन्स गिरी थी, और यहाँ इन्हें अंदाजा हुआ कि गांव के लोग इन लोगों से गुस्सा नहीं है, वो असल में टेम्पल्स पे आई इन वाइन्स से डरते हैं। एमी का साथी समझ गया था कि अब ये लोग एमी को भी इसी तरह मार देंगे क्योंकि वो भी वाइन्स पर गिरी थी, इसलिए वो एमी को लेकर वापस टेम्पल के ऊपर आ जाता है जहाँ उनके बाकी साथी एक स्ट्रेचर तैयार कर रहे हैं। एमी और उसका साथी आकर इन लोगों को बताते हैं कि गांव के सभी लोग इन वाइन्स से बहुत ज्यादा लेते हैं और ऐसा क्यों है ये इन्हें नहीं मालूम। फिर दिखाया जाता है कि स्ट्रेचर तैयार करने के बाद उसी रस्सी के संगे जिसके संगे स्टेसी नीचे आई थी वो स्ट्रेचर भी नीचे आ गया था। अब क्योंकि रस्सी छोटी थी तो एमी और स्टेसी दोनों मिलकर मिठाइयों को उठाकर उस स्ट्रेचर के ऊपर लेटाते हैं, जिस वजह से मिठाइयों को बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। काफी देर की मेहनत के बाद ये लोग मिठाइयों के बाद उन दोनों लड़कियों को भी ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं। पर आने के बाद एमी और जेफ जो दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे वो दोबारा मिठाइयों को चेक करते हैं और उसकी इंटरेस्ट से ये पता चलाते हैं कि शायद वो अब कभी चल ना सके, लेकिन फिर भी उम्मीद उन्होंने रखनी थी। वो हर किसी को फोन कर देते हैं कि मिठाइयों को कोई जरा सा भी नहीं हिलाएगा। अब इन्हें मिठाइयों के लिए यहाँ से निकलना था। नीचे विलेजर्स करे थे जो इनके नीचे जाते ही इन्हें मार देते। इन्हें रात रात नहीं कुछ सोचना था। एमी यहाँ पर आई पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट के बैग चेक करती है तो उन्हें जीप की चाबी मिल जाती है और यहाँ एक दूसरे लड़के को उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट के फ्लाइट की टिकट्स भी मिल जाती हैं जो अगले दिन के लिए बुक की गई थी। इस चीज से इन लोगों को होप मिलती है कि अगर कल कोई एयरलाइन पर नहीं जाता तो जरूर कोई ना कोई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाएगा और इन सबको भी रेस्क्यू करके ले जाएगा। हम देखते हैं कि रात में एमी स्टेसी के घुटने के जख्म को ठीक करती है और साथ साथ रोते हुए ये भी कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, मुझे यहाँ आने के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। रईसुमा जाते हैं और दिखाया जाता है कि इन सबका एक साथ ही जब इजी होने के लिए वाइन्स के पास जाता है तो उसे वाइन्स के अंदर एक स्केलेटन दिखता है। इंसानी ढांचा जिसे देखकर वो डर जाता है। जबकि स्टेसी भी जब सोकर उठते हैं तब वो बहुत ज्यादा पैनिक हुई हुई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर सब लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि उसके जख्म में से वही वाइन्स निकल रही थी जो वाइन्स यहाँ टेम्पल में चारों तरफ फैली हुई हैं। ये लोग पहले ही उन वाइन्स को उठाते हुए साइड पर फेंक देते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली चीज ये थी कि वाइन्स अब उसकी चोट के और जिस्म के अंदर ग्रो कर रही थी। ये लोग उसकी चोट के करीब से तो उन वाइन्स को पकड़ कर खींच देते हैं, लेकिन स्टेसी कहती है कि मुझे अपने पेट के अंदर भी कुछ हिलता हुआ और चलता हुआ महसूस हो रहा है। और यहाँ पर वो समझ जाती है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। असल में ये प्लांट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे जो किसी भी इंसान या जानवर की जान तक ले सकते थे और उनके डीएनए के साथ जल्दी से बॉन्ड भी बना सकते थे। स्टेसी क्योंकि जब नीचे जा रही थी तो वो बहुत सारी वाइन्स से टकराई थी। उसे समझ आ गई कि वाइन्स के पोलन उसके कपड़ों पर गिर गए होंगे और उसके जिस्म पर लगते ही उन वाइन्स के पोलन्स ने उसकी बॉडी के डीएनए के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब वो सारी वाइन्स उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करने लगी थी। ये लोग अपनी टेंशन में ही थे कि यहाँ पर मिठाइयों भी दर्द से चिल्लाने लग जाता है। एमी जब उसके पास जाती है तो ये देखकर वो लोग शौक कर जाते हैं कि मिठाइयों के भी दोनों टांगों को अच्छी तरह से उन वाइन्स ने अपनी लपेट में ले लिया था। जैसे उसकी मदद करने की कोशिश करता है, इन वाइन्स को उतारता है, लेकिन इन वाइन्स ने उसकी बॉडी को अंदर तक जख्मी कर दिया था और इतने गहरे जख्मों को साफ करना आसान नहीं था। इन्हीं सब के दौरान टेम्पल के उस गड्ढे से इन्हें दोबारा फोन के रिंग करने की आवाज आती है। ये लोग दोबारा नीचे जाकर चेक करने का फैसला करते हैं और एमी और स्टेसी दोनों ही नीचे उतर आते हैं। फोन की आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक टनल के पास पहुंचे थे जो टनल पूरी तरह उन्हीं वाइन्स से ढकी हुई थी। मजबूरन इन्हें उन्हीं वाइन्स के ऊपर से चलकर जाने पड़ा, जहाँ आगे जाकर इन्होंने देखा कि वहाँ एक लड़की थी जिसके हाथ में वो फोन था। वो लड़की मर चुकी थी और उसकी बॉडी की हालत काफी खराब थी। उसकी आंखें भी ग्रे हो चुकी थी। ये लोग उसके हाथ से डरते हुए फोन छीनते हैं तो देखते हैं कि फोन में तो सिग्नल्स ही नहीं थे, तो फोन रिंग कैसे कर रहा था। तब ये रियलाइज होता है कि असल में ये फोन बेल नहीं कर रहा बल्कि फोन जैसी आवाजें ये पौधे निकाल रही हैं। एमी हैरान हो गई। जैसे ही उन फूलों को टच करती है तो बहुत सारी वाइन्स एकदम से उसके हाथ को जकड़ लेती हैं। स्टेसी उसकी मदद करती है
उन वाइन्स को चिढ़ा देती है और ये लोग जब यहाँ से भागकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वाइन्स उनके सामने आकर उनका रास्ता रोकने लगी थी। वाइन्स को साइड पे करते हुए ये लोग बाहर जा ही रहे थे, लेकिन वाइन्स ने इन्हें पाँव से जकड़ लिया था और नीचे गिरा दिया था। वो वाइन्स इन्हें बुरी तरह अपने अंदर खींच रही थी। एमी तो बच गई थी इन वाइन्स से, लेकिन स्टेसी को पूरी तरह इन वाइन्स ने पकड़ लिया था। एमी स्टेसी को पकड़ के अपने पूरी ताकत लगाते हुए खींचती है और वहां तक ले आती है जहां पर रस्सी थी। एमी स्टेसी को गोद में लेते हुए उस रस्सी को पकड़ लेती है और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाते हुए ऊपर वाले लोगों से रस्सी ऊपर खींचने को कहती है। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे थे, इर्द गिर्द की वाइन्स इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी और इससे पहले कि इनकी जान एक और मर्तबा खतरे में पड़ती, किस्मत से ये लोग पत रहते ही बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऊपर आकर ये दोनों बुरी तरह पैनिक हो चुकी थी। वो नीचे होने वाली सारी चीजें इन्हें बताती है और ये ग्रुप उनसे पूछता है कि आखिर अब हमें आगे करना क्या चाहिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो एक लड़का कहता है कि हमें नीचे जाकर लोकल्स से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जेफ याद करवाता है कि जो भी नीचे जाएगा ये लोकल्स उन्हें मार देंगे। मैंने देखा है अपनी आंखों से उन्हें ऐसा कहते हुए। जेफ कहता है, देखो हमने यहाँ पर होटल की बुकिंग भी करवाई थी और वो लोकल टूरिस्ट जो हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था, जरूर उनमें से कोई हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा और यहाँ जरूर आएगा। इन्हें बस किसी तरह अपने आप को जिंदा रखना है जब तक कोई उनकी मदद के लिए आए। लेकिन ये काम काफी मुश्किल था क्योंकि इनके पास खाना और पानी बहुत कम था। इनके पास एक सैंडविच था जिसका एक एक टुकड़ा ही इन सबको मिल पाता है। जेफ अपना सैंडविच मिथाइस को दे देता है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो मरने वाला था क्योंकि उसकी बॉडी में इंफेक्शन फैल रहा था। जेफ इन लोगों से कहता है कि अगर हमें मिथाइस की जान बचानी है तो हमें उसकी टांगें काटनी पड़ेंगी। सब जानते थे कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला था। शेफ मिठाई उसको थोड़ी अल्कोहल पिला देता है ताकि वो इस पेन को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद उसके मुंह में बैंक डालकर वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। जेफ जहाँ प्रोसीजर कर रहा था, वहीं दूसरे लोग मिथाइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जेफ यहाँ पे एक पत्थर गर्म करता है और उसे जोर से मिथाइस की टांग पर मारते हुए मिथाइस के इन्फेक्शन वाले हिस्से को तोड़ देता है। उसके गोश्त और बारीक वेन्स को उसने एक शार्प नाइफ की मदद से काट दिया था। मिथाइस दर्द से चिल्ला रहा था और लिवकियां ये आवाजें नहीं सुन पा रही थी। और इस सब के बाद जेफ एक पैन गरम करते हुए उससे मिथाइस की जख्म को जला देता है ताकि वहां पर और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और खून भी ना बहे। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद लड़कियां भी कैंप से बाहर निकल आती हैं। एमी और जेफ मिथाइस की कंडीशन पर बात करने देती हैं और इतनी देर में बाकी लोग देखते हैं कि मिथाइस की कटी हुई टांगों को वो वाइन्स आगे बढ़कर अपने अंदर लेकर जानी थी। यानी ये वाइन्स, ये पौधे आदमखोर थे, इंसानों का गोश्त खाते थे और इन्हें समझ आ जाती है कि यही वजह थी कि वो सारे विलेजर्स इन वाइन्स से, इन पौधों से डरते थे। रात होती है, जेफ ये सोचते हुए नीचे जाता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जाकर दिखता है कि गांव के लोग अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जेफ तो नीचे था, ऊपर स्टेसी बहुत ज्यादा रो रही थी जबकि एमी और दूसरा लड़का बाहर बैठे हुए थे। एमी भी रोते हुए दूसरे लड़के के गद्दे पर सर रख देती है और इतनी ही देर में स्टेसी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इन आवाजों को गलत समझकर बाहर आ जाती है और एमी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही देर में इन्हें समझ आ जाता है कि ये आवाजें भी पौधे ही निकाल रहे थे। इनका शोर सुनते हुए जेफ ऊपर आ जाता है तो स्टेसी उसे उसी फ्रेंड के खिलाफ करने की कोशिश करती है। ये देखते हुए स्टेसी का हस्बैंड स्टेसी को डांटने लग जाता है और इस सारी लड़ाई के दौरान ये लोग ये नोटिस ही नहीं करते कि पीछे मिथाइस का क्या हाल था। वाइन्स ने पूरी तरह मिथाइस को जकड़ लिया था और वो अब नाक और मुंह के जरिए उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी। यहाँ तक कि ये वाइन्स मिथाइस का दम घोट कर उसे मार भी देती हैं। जिस टाइम जेफ मिथाइस को नोटिस करता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। जेफ मिथाइस की बॉडी से उन वाइन्स को बाहर निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि मिथाइस मर चुका है। ये देखते हुए स्टेसी और भी ज्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वाइन्स उसकी बॉडी के अंदर भी है और उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब जल्द ही वो भी मर जाएगी। वो यहाँ पर एक छुरी उठाते हुए कहती है कि मैं अपनी बॉडी को काट कर इन वाइन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन उसका साथी उसे ऐसे करने से मना करता है। लेकिन स्टेसी जिसकी हालत काबू में थी ही नहीं, वो उसे भी अपने से दूर कर देती है। यहाँ तक तो सब ठीक ही था। सभी लोग स्टेसी को ये काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा भी आया कि इन सबको डरना पड़ा। जो थे यहाँ वाइन्स के सभी क्योंकि यहाँ वाइन्स के सभी फ्लावर्स को स्टेसी की ये आवाज में और स्टेसी की तरह बोलने लगे। उसके बोले हुए लफ्ज रिपीट करने लगे और इस तरह इन्हें अंदाजा हुआ कि इन वाइन्स के पास ब्रेन भी है, जिसकी वजह से ये वाइन्स और इसके फ्लावर उन्हें मिमिक कर पा रहे हैं, उनकी नकल उतार पा रही है। ऐसे ही
सुबह हो जाती है। जेफ और एमी एक साथ बैठे होते हैं जब वो देखते हैं कि विलेजर्स आकर बहुत बड़ी क्वांटिटी में नमक को कैंपर के इर्द गिर्द गिरा रहे थे ताकि ये वाइन्स आगे ना बढ़ पाए। जेफ एमी से कहता है कि ये एंशियंट वाइन्स है, इन्हीं बहुत ही सदियों पुरानी वाइन्स है और जेनेटिक डेवलपमेंट होने की वजह से इंसानों को खाने लगी है। इसी वजह से इंसान तो क्या, जानवर भी इन वाइन्स से दूर रहते हैं। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि इनका दूसरा साथी कैंप से निकल कर आता है और इन्हें बताता है कि स्टेसी की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई है। ये लोग देखते हैं कि वाइन्स बहुत ही तेजी से उसकी टांग के अंदर ग्रो कर रही थी। जेफ छुरी लेता है और उसकी टांग को काट कर उन वाइन्स को निकालने की कोशिश करता है। अब स्टेसी कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर में भी कुछ हो, लेकिन ये लोग उसे कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब स्टेसी कुछ पीने लगती है तो इन्हें सचमुच में उसके सर में वाइन्स चलती हुई दिखाई देती हैं। सारे उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, इसीलिए स्टेसी भी समझ गई कि खतरा इन वाइन्स को उसकी बॉडी के अंदर से निकालने के बाद भी नहीं टला। ये लोग सो जाते हैं और कुछ देर बाद जब ये लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि स्टेसी इन लोगों के पास नहीं थी, वो पहले से ही बाहर आ चुकी थी। और जब वो बाहर आई थी तो उसको देख के ही इन वाइन्स ने उसकी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से स्टेसी और भी ज़्यादा डर गई थी और उसने अपनी पूरी बॉडी पर कट लगा के थे। जब तक ये लोग बाहर निकले तब तक उसके खून से यहाँ पर एक छोटी सी नदी बन गई थी। जेफ उसे रोकने के लिए करीब जाता है तो वो अपनी चाकू से जेफ को दूर कर देती है और इस तरह जेफ का हाथ भी जख्मी हो जाता है। और जब उसका साथी उसे रोकने के लिए जाता है तो स्टेसी गलती से इस चाकू उसके सीने में स्टैब कर देती है और ऐसे इनका एक और साथी इन्हीं की आंखों के सामने मारा जाता है। उसके मरते ही ये वाइन्स उसकी बॉडी को जकड़ लेती है और खींचते हुए अपने अंदर ले जाती है। स्टेसी रो रही थी, वो एमी से कहती है प्लीज मुझे मार दो। एमी उसे प्यार कहती है और कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगी। जेफ जो हकीकत जानता था कि स्टेसी बहुत ज्यादा दर्द में है, वो आखिर उसे मार ही देता है और उसके सारे दर्द से उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद वो स्टेसी का खून लेकर एमी की पूरी बॉडी पर लगा देता है, उसे जीप की चाबियां देता है और कहता है कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, तुम रुकना मत। जेफ जानता था कि यहाँ से कोई एक ही बचकर जा सकता है, नहीं तो विलेजर्स सबको मार देंगे। उसने प्लान बनाया था कि वो एमी को मरा हुआ दिखाते हुए नीचे लेकर जाएगा और खुद विलेजर्स के सामने आ जाएगा। ऐसे विलेजर्स का ध्यान एमी से हट जाएगा और एमी भाग जाएगी। अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो एमी को मरे हुए की तरह उठाकर टेम्पल से नीचे ले आता है। उसे लिटाकर वो उसे आखिरी मर्तबा प्यार करता है और खुद इन सारे विलेजर्स के सामने चला जाता है। गांव के लोग उसे देखते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेज से हमला कर देते हैं। जेफ बहुत ज्यादा जख्मी होकर बेड में तड़पने लग जाता है और उसकी तड़प को देखते हुए यहाँ के लीडर उसके सर पर गोली मारते हुए उसे भी मार देते हैं और दर्द से आजाद कर देते हैं। और इसी सब चीजों का फायदा उठाते हुए एमी पीछे का रास्ता इस्तेमाल करते हुए जंगल से भाग जाते हैं। गांव वालों को ये पता चल गया था, गांव वालों ने उसे मारने के लिए पीछे से कई ज्यादा तीर के निशाने लगाए, लेकिन किस्मत से एमी सभी तीरों से बच गई। वो रुकी नहीं क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रुक गई तो मर जाएगी। ताकत खत्म होने के बावजूद वो तब तक भागती रही जब तक जीप नहीं आई उसके सामने। आखिर उसकी किस्मत उसका साथ दे भी देती है और ये जीप स्टार्ट हो जाती है, जिसे लेकर वो इस जंगल से बाहर चली जाती है रोते हुए। उसे यहाँ पे अपना बहुत कुछ खो गया था, अपनी दोस्त, अपना साथी, और अब वो अकेले जंगल से जा रही थी। लेकिन वो खुद भी खतरे से बाहर नहीं थी क्योंकि उसके सर पर भी माइन का निशान नजर आ रहा था, जो इस चीज की निशानी था कि वाइन्स ने कहीं ना कहीं उसे भी इन्फेक्टेड किया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दो और दोस्तों को इसी टेम्पल के करीब देख रहे हैं, जो इस टेम्पल को देखने और इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। और बस इन दोनों को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।